नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूंगा जहां विजन, इनोवेशन और चैलेंजेस ने मिलकर एक रेवोल्यूशनरी कंपनी को जन्म दिया। अगर ये कंपनी ना होती तो शायद गेमिंग, एआई, कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर्स और सेल्फ ड्राइविंग जैसी इंडस्ट्रीज में आज इतने एडवांसमेंट्स ना होते। इस कंपनी के बारे में जानने के लिए हमें लेट 90s में जाना पड़ेगा, जो कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर था, जहाँ इंटरनेट, डायल अप कनेक्शंस, ईमेल्स, स्टैटिक वेब पेजेस और बेसिक सर्च इंजन्स के थ्रू अभी लोगों की लाइफ में एंट्री लेने के साथ बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और सोशल कम्युनिकेशन को भी नए आयाम दे रहा था। जहां अभी लोग इंटरनेट के पोटेंशियल को समझ ही रहे थे, तभी तीन दोस्त एक ऐसी कंपनी की नींव रखने की सोचते हैं जिसका एम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना है जो गेमिंग, कंप्यूटिंग, ग्राफिक्स और प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन को बदल कर रख दे। और इसी विजन से 1993 में जन्म होता है एनवीडिया का, जो आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। एनवीडिया की असल शुरुआत लेट 1992 में कैलिफोर्निया के ईस्ट सैन होजे के बेरिएसा रोड पर स्थित डेनिस रेस्टोरेंट से हुई, जहां तीन विजनरी इंजीनियर क्रिस मेलाचॉन्स्की, जो कि सन माइक्रोसिस्टम्स में स्टाफ इंजीनियर रह चुके थे, क्रिटिस प्रिम, जो कि आईबीएम और सन माइक्रोसिस्टम में सीनियर स्टाफ इंजीनियर और ग्राफिक चिप डिजाइनर रह चुके थे, और जेनसन हुआंग, जो कि एएमडी में माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर और एलएसआई लॉजिक में कोरवेयर के डायरेक्टर थे। लेकिन जिस डेनिस रेस्टोरेंट में बैठकर जेनसन हुआंग अपनी कंपनी की नींव रख रहे थे, उसी रेस्टोरेंट में ये 15 साल की उम्र में डिशवॉशर और वेटर का काम किया करते थे। ये जल्द ही 40,000 के फंड को इकट्ठा करते हैं, जिससे कंपनी को शुरू करते हैं, लेकिन ये पैसे जल्द ही R&D में खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद ये कंपनी के सर्वाइवल के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। और बड़ी मेहनत के बाद सिक्वोया कैपिटल्स के मालिक डॉलन टी वैलेंटाइन इनकी कंपनी में $20 मिलियन को इन्वेस्ट करते हैं, मगर एक वार्निंग के साथ। वो कहते हैं कि अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और जिस बात का डर था वही होता है, क्योंकि जब साल 1995 में एनवीडिया अपना पहला प्रोडक्ट NV1 लॉन्च करता है, जो कि एक मल्टीमीडिया ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड था, तो ये बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है, क्योंकि ये एक कॉस्टली प्रोडक्ट था, ओवर इंटीग्रेटेड था, और इसके फेलियर का मेन रीज़न माइक्रोसॉफ्ट था, क्योंकि इसी साल माइक्रोसॉफ्ट अपना डायरेक्ट-एक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, जो कि ट्रायंगल प्रिमिटिव पर काम करता था, जबकि NV1 क्वाड्रेटिक टेक्सचर मैपिंग टेक्निक पर काम करता था, जिसकी वजह से यह डायरेक्ट-एक्स के साथ कंपैटिबल नहीं था। और जब डेवलपर्स ने डायरेक्ट-एक्स को यूज़ करना शुरू किया, तो उन्होंने NV1 को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से NV1 एक फेलियर साबित हुआ और एनवीडिया बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई। और एक बार फिर अब एनवीडिया को सर्वाइवल के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन सिक्वोया कैपिटल के पैसे डूबने के बाद कोई भी इन्वेस्टर एनवीडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और अब जेनसन को तलाश थी एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि एनवीडिया को नई लाइफलाइन दे सके। तभी गेम में एंट्री होती है गेमिंग कंपनी सेगा की, जो कि एनवीडिया को उनके गेम्स के लिए ग्राफिक हार्डवेयर डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट देती है, जिसे एनवीडिया NV2 नाम देती है। लेकिन एक साल इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद एनवीडिया इसे कैंसिल कर देती है, क्योंकि 1996 में माइक्रोसॉफ्ट अपना टेक्सचर मैपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला था, जो कि NV2 के साथ कंफर्टेबल नहीं था, जिससे ये कंपनी बंद हो जाती। तो इसलिए जेनसन हुआंग इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और वो सेगा के CEO से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसकी कंप्लीट पेमेंट कर दे, नहीं तो एनवीडिया बंद हो जाएगी। और क्योंकि सेगा कंपनी के CEO एनवीडिया के पोटेंशियल को जानते थे, तो वो इस प्रोजेक्ट की 5 मिलियन की पेमेंट को कर देते हैं, जिससे एनवीडिया को एक नई लाइफलाइन मिल जाती है। और फिर 25 अगस्त 1997 में एनवीडिया रीवा 128 लॉन्च करती है, जो कि इंस्टेंट हिट साबित होता है, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेसिंग के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन विंडो बेस्ड 3D रेंडरिंग को प्रोवाइड करता था और कॉस्ट इफेक्टिव था। साथ ही ये उस समय का इकलौता ऐसा ग्राफिक कार्ड था जो कि 2D और 3D रेंडरिंग एक ही चिप में प्रोवाइड करता था। लेकिन एनवीडिया इस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट US में हो रहा था, और US में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है। इसलिए कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपना डिज़ाइन देकर किसी दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, और इसलिए वो TSMC से पार्टनरशिप करते हैं, और तब से लेकर आज तक एनवीडिया के लिए TSMC ही ग्राफिक कार्ड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फिर रीवा 128 के सक्सेसफुल होने के बाद साल 1999 में एनवीडिया G4256 लॉन्च करती है, जिसे दुनिया का पहला GPU कहा जाता है। ये हाई क्वालिटी वीडियो प्रोसेसिंग के साथ साथ AGP4X सपोर्ट, जो कि CPU और GPU के बीच में फास्ट डाटा ट्रांसफ़र को अलाउ करता है, हाई ट्रायंगल रेट, इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्म एंड लाइटनिंग एंड सिंगल चिप GPU आर्किटेक्चर के साथ आया, जिसकी वजह से ये न केवल गेमिंग इंडस्ट्री को बल्कि AI इंडस्ट्री को भी रेवोल्यूशनाइज कर देता है।
इस सक्सेस के बाद एनवीडिया पर माइक्रोसॉफ्ट की नज़र पड़ी और जब वो अपना एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल लॉन्च करते हैं तो इसके ग्राफिक हार्डवेयर को डेवलप करने के लिए वो एनवीडिया से $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद एनवीडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एक्सपोजर मिला। एनवीडिया ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स तो देखे, लेकिन इसके बाद एनवीडिया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर साल 2006 में कंपनी अपना एक और प्रोडक्ट कूडा लॉन्च करती है, जिसने जीपीयू के वर्किंग मेथड को ही बदल कर रख दिया। ये डेवलपर्स को पैरेलल कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, जिससे ये किसी भी टास्क को बहुत ही कम समय में कर सकता था। दोस्तों, पैरेलल कंप्यूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक ही टास्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और बाद में साथ में फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल रिजल्ट को प्रोवाइड किया जाता है। आज कूडा का यूज़ डीप मशीन लर्निंग, एआई, मेडिकल इमेजिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, क्रिप्टो माइनिंग जैसे फील्ड्स में होता है। करें 2025 की तो अभी हाल ही में चाइना ने डीपसीक नाम का एक एआई लॉन्च किया है, जिसकी वजह से एनवीडिया को $589 बिलियन का नुकसान हो गया। वहीं आज एनवीडिया एआई जीपीयू का 90% मार्केट शेयर होल्ड करता है। 2025 में एनवीडिया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, डाटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।